आज जो ज्ञान गंगा पैनलिस्ट हैं आदरणीय गुरु पवन सिन्हा जी, वो हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं पूरी टीम की तरफ से आदरणीय पवन जी का स्वागत करता हूं और बड़ा ही शुभ दिन है आज। गुरु पूर्णिमा भी है, उनके हमें दर्शन मिलेंगे, उनके विचारों को सुनने का मौका मिलेगा। और कहते हैं कि गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब उसे रिमूव करना, दूर करना, यानी कि अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले ऐसे शख्सियत जो है वो गुरु होते हैं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। पवन सिन्हा जी पावन चिंतन धारा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। आप आध्यात्मिक शैक्षणिक गुरु हैं, मोटिवेटर हैं, फिलोसफर हैं, राइटर हैं, शिक्षाविद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अनेकों खूबियां हैं। आप ऋषिकुल परंपरा के साधक हैं जो ज्ञान और पुरुषार्थ के पथ पर चलते हैं। धर्म के प्रति आपकी दृष्टि वैज्ञानिक है और आपके अनुसार योग, साधना और आयुर्वेद को समावेश करके जीवन की क्वालिटी को बहुत सुधारा जा सकता है। मैं आदरणीय पवन सिन्हा जी के चरणों में नमन करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। आदरणीय गुरु पवन सिन्हा जी। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सामान्य से व्यक्ति का विलक्षण परिचय देने के लिए श्री प्रमोद जी आपको तो विशेष रूप से बहुत धन्यवाद। गुरुवर थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है आपकी साइड से, ऑडियो। अच्छा, थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए। ऑडियो आ नहीं रहा जी। जी जी जी। तो एक नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा। हेलो हेलो। हाँ, थोड़ा आवाज बिल्कुल कम आ रही है जी। अच्छा, हेलो हेलो। अब सुधार हो गया सर काफी उसमें। जी जी। अभी आवाज एकदम ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल जी आ रही है। तो इस पवित्र दिवस पर आप सभी लोगों का बड़ा अभिनंदन है। और एक बहुत सामान्य से व्यक्ति का इतना सुंदर परिचय श्री प्रमोद जी ने दिया, बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरी राम राम। और अभी हम एक ऐसे व्यक्तित्व को सुन रहे थे जिनके आगे फिर इस विषय पर बोलना बहुत ही कठिन हो जाता है। प्रोफेसर सुरेश जी को कौन नहीं जानता, और कितने ही लोग उनको पढ़ने से जर्नलिज्म सीखे हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है आईएएमसी में, उसको कौन नहीं जानता। ऐसे बड़े व्यक्तित्व के सामने इस विषय पर चर्चा करना बड़े साहस का काम है। मैं बस कुछ थोड़ी सी बात रखूंगा क्योंकि विषय विशेषज्ञ मैं नहीं हूं। जो विषय आज का लिया गया है, इसके लिए मैं श्री राजेश चेतन जी का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वे सदा ही नई नई खोज करते हैं, नए नए विषय लाते हैं और मूर्धन्य विद्वानों से हमारा परिचय कराते हैं, उनकी बातें हमें सुनवाते हैं। ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूं समाज के साथ, क्योंकि पत्रकारिता भी उसी समाज का अंग है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं। सब लोग जानते हैं, न्यायपालिका, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव। इसमें न्यायपालिका में और ब्यूरोक्रेसी में जाने का तो फिर भी कोई क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके बाद के जो 2 स्तंभ हैं, जिसमें एक तो हो गया विधायिका और चौथा स्तंभ हो गया पत्रकारिता, धीरे धीरे यहाँ मापदंड डाइल्यूट होते चले जा रहे हैं। जो पहले टफ ट्रेनिंग होती थी, एक एंट्रेंस होती थी, आज वो बहुत सीमित होकर रह गई है। और ऐसे बहुत सारे पत्रकार समाज में हैं जिनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और वो उतनी मेहनत भी नहीं करते जितने ट्रेन्ड जर्नलिस्ट मेहनत करते हैं कि स्टोरी पर एक एक हफ्ता लगाकर लिखते हैं। और इसकी वजह से बहुत फर्क आया है और ये फर्क पूरे समाज में। और आप इंटरेस्टिंग एक चीज देखिए
प्रजातंत्र के 4 स्तंभ जो बताए गए हैं उसमें शिक्षा बिल्कुल गायब है। प्रजातंत्र के क्या 5 स्तंभ नहीं होने चाहिए? या उपस्थित सभी विद्वजनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षा स्तंभ नहीं है? जिस देश में शिक्षा और शिक्षक ये स्तंभ की श्रेणी में नहीं आते हैं, उस देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, जर्नलिज्म हो, या कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें बुद्धिजीवियों के होने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए आप देखिए कि हमारा कोई भी हिस्सा हो, अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो, चाहे हमारा शिक्षा का हिस्सा हो, करिकुलम डेवलपमेंट हो, या हमारा जर्नलिज्म हो, हम फॉलो करते हैं। हम न्यूज को भी फॉलो करते हैं कि कहीं वो एयर हो जाती है तब हम उस न्यूज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे अपने सोर्सेज अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार जो मूल है किसी भी समाज के बुद्धिजीवी होने में, वह भारत के अंदर नहीं है। इसलिए लोकतंत्र का 5वां स्तंभ शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा जहां स्तंभ ही नहीं है, वहां आप समाज के किसी भी व्यक्ति से ये कैसे उम्मीद करेंगे कि एक बहुत बौद्धिक वर्ग का वह योद्धा बनेगा और इस समाज को एक नई दिशा देगा। और ये चीज आपको जर्नलिज्म में रिफ्लेक्ट होती है। मैं कई इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर देने गया, मैंने वहां ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी नहीं कराई जाती, फॉरेन पॉलिसी की स्टडी नहीं कराई जाती, वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी नहीं कराई जाती। वहां पर बच्चों को केवल टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है या इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे करेंगे ये सिखाया जाता है, जबकि एक पत्रकार केवल इंफॉर्मेशन गैदरर नहीं है, वो इंफॉर्मेशन एनालिस्ट है। लेकिन इंफॉर्मेशन का एनालिसिस सिखाया नहीं जाता। जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे, जब तक हम ये चीज अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक हम एक सुलझी हुई पत्रकारिता प्रस्तुत कर ही नहीं सकते, क्योंकि समाज के अंदर उस आत्मविश्वास को हम ला ही नहीं सकते यदि वह अपने बेसिक्स में, अपने फंडामेंटल्स में कमजोर। ये सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय समाज के सामने, क्योंकि यह शिक्षा में बहुत पिछड़ रहा है, जिसका प्रभाव सीधा जर्नलिज्म पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जर्नलिज्म का तो आधार ही शिक्षा है। स्पेशलाइजेशन की अभी यहां बात भी हो रही थी, सारी फील्ड्स स्पेशलाइज हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला जर्नलिस्ट अब एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ बहुत सारी और भी ऐसी बीट्स हैं जिसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है, जनरलिस्ट जर्नलिस्ट बन गया है। बहुत सारी चीज है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की भी बात करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान के लिए है वो अलग है, फॉरेन पॉलिसी जो चाइना के लिए अलग है। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान के लिए की गई वो अलग थी, सर्जिकल स्ट्राइक जो चीन के लिए की जाएगी या की गई होगी वो अलग है। हमारी श्रीलंका के साथ दोस्ती एक अलग पैरामीटर है, हमारी यूएस के साथ दोस्ती एक अलग पैरामीटर है। लेकिन अगर हम खासतौर से विशेष रूप से उल्लेख करते हुए मैं कहूंगा, बहुत सारे न्यूज चैनल्स की बात को देखें तो न्यूज चैनल पे तो चीन हाँफ चुका है, कांप चुका है, घुटनों के बल बैठ चुका है, बर्बाद हो चुका है, युद्ध हार चुका है। ऑलरेडी एक मीडिया पर युद्ध हो चुका है जो वो हार चुका है। आज हमारी पत्रकारिता में एक ऐसा स्टैंडर्ड अनफॉर्चुनेटली क्रिएट हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, और वो स्टैंडर्ड ये है कि हम मुलजिम को मुजरिम घोषित करने में क्षण भर नहीं लगाते, किसी भी व्यक्ति के चरित्र का हनन करने में क्षण भर भी नहीं लगाते। पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, तो निश्चित रूप से वो विचारधारा किसी ना किसी विचारधारा को फॉलो करेगा। ये विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं निष्पक्षता बहुत आवश्यक है। वह निष्पक्षता समाप्त हो रही है, क्योंकि निष्पक्ष होने के लिए प्रश्न चाहिए, प्रश्न उठाने की शक्ति चाहिए, और ये आती है शिक्षा से, ये आती है लगातार अभ्यास से, लगातार अध्ययन से। कितने पत्रकार मैंने देखे हैं जिनके पास अध्ययन करने का समय नहीं हो पाता। आज की जो व्यवस्था है, ये वो दिन अब चले गए जब पत्रकारों के पास एक लाइब्रेरी होती थी। बहुत सारे नवोदित पत्रकारों से भेंट होती है, मैं उनसे अक्सर ये पूछता हूं कि आपके स्टडी आवर्स कितने हैं,
जी गुरुजी, समय ही नहीं मिलता। तो अगर ये स्थिति पत्रकारों के समक्ष है, अगर वो क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन को नहीं पढ़ेंगे तो वो भारत और चीन के संबंधों को समझ नहीं सकते, भारत और नेपाल के संबंधों को समझ नहीं सकते, भारत के अंदर जो डेमोक्रेटिक क्लेवेजेस है इसको वो समझ ही नहीं सकेंगे। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें। इंडियन ओशन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इसकी जब तक हम गहन स्टडी नहीं करेंगे तो चीन भारत से चिढ़ता क्यों है हमें ये कैसे पता चलेगा। केवल कुछ खबरें, और वो खबरें सब लोग यही कहते हैं कि हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, लेकिन वो किसी की भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि वो सभी चैनल से आ रही होती है। चैनल्स में एक पेस को लेकर बहुत सब लोग अलर्ट रहते हैं, पेस बहुत होना चाहिए, पेस बहुत होना चाहिए। भारतीय चैनल ये पेस की भावना से बहुत बुरी तरह ग्रसित है। मैं भी मानता हूं पेस होना चाहिए, पेस नहीं होगी तो चीज बोरिंग हो जाएगी, लेकिन पेस होने का मतलब ये नहीं है कि हम बात को सुने बिना आगे निकल जाए। आज कोई विशेषज्ञ अपनी बात पूरी नहीं कर सकता, तो जब इतने गंभीर मुद्दों पर इतना हल्का विश्लेषण मांगा जाएगा तो फिर क्या हम देश और दुनिया को खबरें दे सकेंगे, हम क्या दिखा सकेंगे। एक विजिट होती है, उस विजिट की एक सीमा तय होनी चाहिए, कॉलम्स में भी विजिट की सीमा तय होती है कि कितनी स्पेस देनी चाहिए, न्यूज में भी तय होना चाहिए कि कितनी स्पेस इसे देनी चाहिए। और आगे बढ़ जाए क्योंकि खबरें बहुत बड़ा, खबरों का संसार बहुत बड़ा। दूसरी चीज जो एक बात मैं देख रहा हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया से प्रभावित होने लगा है। सोशल मीडिया पर कितनी फेक न्यूज है ये हम सब लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पर दरअसल वो बहुत सारे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का साधन है, तो बहुत सारे लोगों के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध का साधन है। इसलिए हम सोशल मीडिया की खबर को यदि आधार बनाकर खबर लिखेंगे या खबर सुनाएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा। तो खबर एंटरटेनमेंट बनने लगी, खबर का जो पैटर्न है वो एंटरटेनमेंट बनने लगा है। अगर आप बहुत सारे और विकसित देशों के चैनल्स को देखेंगे वहां आपको पेश नहीं दिखेगा। एक पेश होता है, ऐसा नहीं है कि वो लाउडलीनेस स्क्रीन पर है, लेकिन पेज का मतलब ये नहीं होगा कि बात अधूरी रह जाएगी, बात पूरी होगी, स्टिमुलेटेड टाइम में बात पूरी होगी। हम लोग यहाँ जिस प्रकार के अचानक कोई विश्लेषण ऐसे देना शुरू कर देते हैं, देखिए ये बात तय है कि पत्रकार इस देश का प्रतिनिधि है। खास तौर से जो विदेश मामले हैं, जो रक्षा मामले हैं, वहां पर पत्रकार भी एक सोल्जर की भूमिका में है, ठीक वैसे ही जैसे कोई राजदूत होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें यह भी देखना चाहिए कि वह समाज को मिसगाइड ना कर दे, समाज में उत्तेजना उत्पन्न ना हो जाए। समाज में उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है। ये सिद्ध हो चुका है कि पब्लिक ओपिनियन डज मैटर टू द फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और पब्लिक ओपिनियन अगर कोई बना सकता है इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर तो वो केवल और केवल मीडिया। उस मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह सोशल मीडिया ने लेकर पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करना शुरू कर दिया और उससे प्रभावित होकर बहुत सारे जगहों पर, खासतौर से न्यूज चैनल पर, उस सोशल मीडिया से रिलेटेड न्यूज को क्रिएट कर दिया जाता है या उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है। हर न्यूज की एक मियाद होती है, रबड़ की तरह। आप उसे बहुत ज्यादा खींचेंगे तो वह टूट जाएगा। तो अगर हम उसको सीमाओं में नहीं लेके आएंगे कि यहाँ पर इस पर डिबेट होनी है, ये डिबेट कैसे होनी है, तब तक हम कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं ले सकेंगे। हम ऐसे कितने से लोगों को, जब ये 15 तारीख को इंसिडेंट हुआ था तो उस दिन चैनल्स पर यह खबर आ रही थी कि चाइना की ये इकोनॉमी है, चाइना की ये ज्योग्राफी थी, भारत और चीन के संबंध कब से हैं। गुरुजी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, कुछ बढ़ सकती है क्या? जी मैं कोशिश करता हूँ। और निवेदन ये है कि हम समय से बाहर रहे हैं, आप 2-3-4 मिनट में इसको क्लोज करेंगे। अच्छा, हाँ, अपने पास अगर थोड़ा समय ज्यादा निकल गया, पहले बनता ज्यादा समय ले गए, तो आप
अभी 3-4 मिनट में विषय को संपन्न करेंगे। ठीक है, तो मैं अगले 30 सेकंड में 30 सेकंड में आप आराम से 2-3 मिनट लीजिए, 2-3 मिनट लीजिए। क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि। अब आपकी आवाज ठीक है जी, अब बोलिए, आप आवाज ठीक हो गई। तो इस विषय को इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं लेके चलता आगे, बस इसको मैं 30 सेकंड में कंक्लूड करता हूं। और कंक्लूजन में मैं फिर पुनः ये कहता हूं कि जिस समाज में शिक्षा लोकतंत्र का पंचम स्तंभ है नहीं, उस समाज में बहुत बड़े स्तर पर बुद्धिजीवी आएंगे। ये नहीं हो पाएगा, ये संभव ही नहीं हो पाएगा जब तक बीट्स का स्पेशलाइजेशन नहीं होता, और उस स्पेशलाइजेशन का बाकायदा एग्जामिनेशन होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, एग्जामिनेशन के क्या पैटर्न होंगे ये तो श्री प्रमोद जी और श्री सुरेश जी, प्रफुल्ल जी, यही लोग इसको तय कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो सिस्टम्स नहीं होंगे, तब तक हम बहुत इफेक्टिव मीडिया, एक रिप्रेजेंटेटिव मीडिया के रूप में नहीं देश और दुनिया के बाहर सामने आ सकेंगे। और यद्यपि काफी इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इनसे हम संतुष्ट हो नहीं सकते, क्योंकि कई बार जिस तरीके से बहुत सारी बचकानी हरकतें हम लोग कर जाते हैं, या रिपोर्टिंग हम कर जाते हैं, या लोकल इश्यूज को और नेशनल इश्यूज या इंटरनेशनल इश्यूज का जो बैलेंस होता है, संतुलन होता है, उसे तोड़ देते हैं। इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। और चीन का जो मुद्दा है, ये एक वैश्विक मुद्दा है, ये द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है। अमेरिका ने जिस तरीके से पोल्स बना लिए हैं इस वक्त, और हर पोल पर वो एक युद्ध लड़ रहा है, एक युद्ध को प्रेरित कर रहा है। इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट पर अटैक किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और हम सब जानते हैं 1980 से लगातार इस पर विवाद चल रहा है, और 2010 में तो ये विवाद पीक पर पहुंच गया था। इसी तरीके से फार ईस्ट में जिस तरीके से अमेरिका घुस गया है, साउथ ईस्ट में भी अमेरिका, साउथ एशिया में जिस तरीके से अमेरिका घुसा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं भारत चीन संबंध मूलतः अमेरिका चीन दुश्मनी का परिणाम हो। तो नेपाल से अचानक अच्छा होने लगा या मित्रता होने, कहीं ऐसा तो नहीं वहां भी अमेरिका का कोई इंटरफेरेंस हो। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हमें देखना होगा और एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी होगी। मुझे इस विद्वत सभा में बोलने का मौका दिया गया, मैं इसके लिए बड़ा आभार व्यक्त करता हूं, और उसके साथ साथ आज के दिवस की पुनः आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ओम धन्यवाद। मां भारती को प्रणाम। बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। जी जी, आदरणीय सुरेश बिंदल जी, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, श्रेष्ठतम सूचना देंगे शाम की। जी जी जी, आप दे दीजिए, आप भी दे दीजिए भाई साहब। आप दो भाई साहब, आप दो प्लीज। काव्य परंपरा मासिक काव्य गोष्ठी, जो माननीय राजेश चेतन जी के सलाह से और इनके सानिध्य में चलती है, उसकी आज 115वीं गोष्ठी शाम को 4:30 बजे जूम पर हो रही है। इसकी सूचना सब आप लोगों को मिली हुई है। आपसे निवेदन है कि आप उससे जुड़ें। आज पद्म श्री सुनील जोगी जी उसमें अपना काव्य पाठ करेंगे। हमारे पूर्व राजनयिक और फिजी में राजदूत रहे अनिल जोशी जी, वो कविता पाठ करेंगे, और इस सब को संचालन करेंगे, अपना गति देंगे वो हमारे राजेश चेतन जी। आप सबका स्वागत है। आइए शाम को 4:30 बजे। प्रमोद जी क्लोज करो। जी धन्यवाद सुरेश जी, और आप सब लोग उस मासिक गोष्ठी को ज्वाइन करें। आदरणीय गुरुवर पवन सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने आज व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला हमारे लिए, और ज्ञान गंगा मंच पे आके आपके विचारों से लाभान्वित किया। और आपने सही कहा कि जो 4 स्तंभ है जो हम कहते हैं लोकतंत्र के हैं, तो उसमें शिक्षा का स्तंभ की महती आवश्यकता हो गई है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और पत्रकार को रक्षा और विदेश संबंधित जो मामले हैं उनको कवर करने के लिए एक सैनिक की भूमिका में भी रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के तीनों स्पीकर्स, प्रफुल्ल केतकर जी, के जी सुरेश जी
पवन सिन्हा जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी को भूल गए, योगेंद्र जी को भूल गए। योगेंद्र जी ने एक आगाज जो किया वो कविता के माध्यम से किया और एक भारतीयता की भावना जगाई। भारत विश्व गुरु बनेगा, पुरानी हमारी जो महानता है, भारत महान क्यों है, इन बातों को उन्होंने याद किया। तो भीलवाड़ा से कविवर योगेंद्र शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हंसराज जी को भी बुला लो, शामिल कर लो हंसराज लालन जी को। जी, तो जो ये आयोजक टीम है उसमें हंसराज जी है, जिनके माध्यम से ये ज्ञान गंगा चैनल लाइव भी जा रहा है, फेसबुक पे भी जा रहा है। तो मैं धन्यवाद के लिए, ज्ञापन के लिए हंसराज को आमंत्रित करता हूँ। सोनोटेक के मालिक है हंसराज रलन जी। धन्यवाद प्रमोद जी, धन्यवाद राजेश चेतन जी। आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत बड़ा शुभ दिन है और शुभ दिन पर 3-3 गुरु, 4-4 गुरुओं के दर्शन हुए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आज हमारे दिनेश भाई सेक्रेटरी हैं जो उनका जन्मदिन है, उनके लिए भी हैप्पी बर्थडे। और शुरू से कविता का इतना जोश देते हैं हमारे सैनिकों की तरह। ऐसे लगता है जोगेंद्र शर्मा जी हमारे कवि इतने महान कवि हैं, घर बैठे बैठे उनकी कविताएं सुनते ऐसे लगता है कि हर एक बच्चा भी यहाँ पे सोल्जर बनना चाहता है और वो देशभक्ति पूर्ण वो भरते हैं। उसके बाद गुरु प्रफुल्ल जी ने बहुत अच्छा, कैसे जी ने अच्छा हमें ज्ञान दिया और हमें शिक्षा के बारे में बताया। और उसके बाद हमारे बहुत अच्छे के जी सुरेश जी ने तो कमाल कर दी, हमें इतना ज्ञान दिया कि विदेश नीति कैसे होनी चाहिए हमारी, और उनके बारे में हमें पूरा ज्ञान है नहीं, इसलिए हम छोटी छोटी प्रतिक्रिया ऐसे बोलते रहते हैं, उनके सुन के उनको ही समझते रहते हैं, लेकिन हमें पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता। और आदरणीय गुरु जी पवन सिन्हा जी के बारे में क्या कहें, इनके दर्शन मात्र से ही बहुत लाभ होता है हमें। और इन्होंने बहुत अच्छा हमें बताया कि शिक्षा एक बहुत बड़ी, जब पहले कहते थे भारत एक विश्व गुरु था, शिक्षा के बारे में देता था, आज हमें उसे भूल चुके, हमें फिर बनना है। तो 5वां स्तंभ उन्होंने आज इतना बड़ा ज्ञान दिया कि 5वां स्तंभ होना चाहिए। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधान राजेश चेतन जी, तीनों संस्थाओं को, और जो श्रोता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप पूरी वीडियो उसके बाद आप ज्ञान गंगा सोनोटेक पे भी देखते हैं, आपको खुशी होगी देख के कि 78,000 लोगों ने दोबारा रिपीट देखते हैं। बहुत खुशी होती है कि आप जो ये शिक्षा देते हैं उसके बाद दोबारा भी आप सुन सकते हैं। तो आज तक 78,000 लोगों ने ज्ञान गंगा सोनोटेक पे आपके प्रवचनों को दोबारा से जो ज्ञान गंगा बहाते हैं उन्हें लोग सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सभी उपस्थित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति मंत्र से कार्यक्रम का समापन करेंगे। उसके पश्चात सब अनम्यूट हो जाएंगे और एक दूसरे को आप नमस्कार अभिवादन कर सकते हैं। शांति मंत्र। ओम देव